हेलो गाइस, तो आज हम चैप्टर 9 करेंगे एनसीईआरटी का, जो कि अपना सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमको एक फॉर्मूला है, मतलब कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो जिसके 15 क्वेश्चन है। इसमें हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इससे पहले मैं आपको इसे एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, कुछ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे अपना पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखो जैसे कि ये एक लाइन होगी, मतलब ये हमने एक नॉर्मल ले लिया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, अब एक स्ट्रेट लाइन हमने मान ली। अब जब हमको कहता है कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब कि वो अगर इस पॉइंट से कहता है तो वो ऐसे टॉप पे इधर जाएगा, मतलब कि वो यहाँ पे खुलता है, वो ऐसे एंगल बनाता है, और या फिर ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट। वरी एंगल ऑफ डिप्रेशन अपनी सेकंड टर्म है इसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हमको कहा जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हमको कहा जाए कि मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी आंख मान ली, आई, यहाँ पे मैंने मेरी आई मानी है। अगर यहाँ पे आई मानो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसका एक नाम और है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, इन दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। हम अगर यहाँ पे आई मानी, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर यहाँ पे मानी तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि भाई ये अपने नीचे की तरफ जाए, मतलब कि ये ऐसे खुले। अगर यहाँ पे आई है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर यहाँ पे अपनी आई है तो ये ऐसे, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों में से कोई एक वो होगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बन रहा है, क्योंकि ये लाइन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि कहीं हायर हायर हाइट से नीचे वर्ड डाउन हाइट पे, और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है डाउन हाइट से अपवर्ड हाइट, मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, अपनी आई यहाँ पे होगी, और इसमें अपनी आई तो होगी यहाँ पे, और फिर ऑब्जेक्ट होगा डाउन में। इसमें इतना ही बेसिक था, और एक हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला पे हम ये सारा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए रोप 20 मीटर लॉन्ग। पहले इसमें डायग्राम भी दे रखा है, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ और फिर आपके स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ये अपना डायग्राम है, ये अपना डायग्राम है, और क्या कहता है, ए बी पे राइट एंगल है, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गई 20 मीटर, और ये लेंथ है 30 डिग्री, ये है अपनी 30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग, मतलब कि ये 20 मीटर लॉन्ग आर्टिस्ट रोप चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल हो गया, और ये टाइटली इससे स्ट्रेच है 20 मीटर की। फिर देखो, इफ द एंगल मेड बाई द ड्रॉप इन एट विद द ग्राउंड लेवल, मगर एंगल्स अपनी रोप से जो ग्राउंड लेवल पे एंगल है वो है अपना 30। तो हमको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड दी हाइट, हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि हमको ए बी फाइंड करना है, फाइंड ए बी हमको इसमें फाइंड करना है। तो अब देखिए ए बी को फाइंड करना है, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो आप वो देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, हम हमको क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेता हूँ। हमको मेरे को ए सी दे रखा है, ए सी, और मेरे को फाइंड क्या करना है, ए बी। जो अपने को गिवन है वो ऊपर, और जो अपने को फाइंड करना है वो नीचे, और उसके इक्वल टू में जितना एंगल दे रखा है 30 डिग्री एंगल। तो अब देखो ये है अपनी हाइपोटेनियस, और ये है अपना हाइपोटेनियस, और ये हो गया अपना हाइट। तो अब देखो पी अपॉन में, तो उल्टा लिख दिया मैंने, एच अपॉन में पी। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो देखो वो मैंने आपको एक टेबल याद करवाई थी अपने पिछले चैप्टर में,
PBP HHP HH परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो इसमें अपने को एच अपॉन पी दे रखा है जो कि है अपना ये मतलब कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू है अपने पास। तो कोसेक 30 तो मैं लिख सकता हूँ ए सी ए बी इज इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू मैंने आपको टेबल करवाई थी, उससे देखो कोसेक 30 की वैल्यू होगी अपन। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 अपना साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है अपनी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो कोसेक 30 की क्या होगी, कोसेक की हो जाएगी 2, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो ए सी की वैल्यू है अपनी 20, ए ए बी हमको फाइंड करनी है इज इक्वल टू में 2। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20/2 इज इक्वल टू ए बी 10, मतलब कि ए बी की लेंथ आ गई अपनी, ए बी की लेंथ आ गई अपनी 10, 10 इसमें मीटर दे रखा है सेंटीमीटर, तो ये है अपना 10 मीटर, 10 मीटर अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। बस ये इतनी इजी एक्सरसाइज है कि अपने को बस इतना एनालाइज करना है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है, बेस दे रखी है, या फिर हमको एंगल का एंगल फाइंड कर लेंगे। अब आगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का भी क्वेश्चन आएंगे, वे भी देखना कैसे सोल्व होंगे। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि ए ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब कि कोई आंधी आई, एक ट्री टूट गया, मतलब ये चलो ये मैंने मान लेता हूँ ट्री की, ये हो गया अपना ट्री। ठीक है, द ट्री ड्यू टू एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, मतलब कि जब ये यहाँ से टूटा तो ये, मतलब कि ऊपर से टूटा तो ये ऐसे बेंड हुआ, तो इसका टॉप पार्ट यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब कि ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये हो गया अपना ट्रायंगल बन गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्री वर्टिकल पोजीशन में खड़ा था, तो ऊपर से स्टोम आया तो वो बेंड हुआ, मतलब कि टूटा तो वो ग्राउंड पे टच किया, वो अपनी हाइपोटेनियस होगी। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट, मतलब कि 30 एंगल बना रहा है वो, 30 डिग्री का उसने एंगल बनाया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब कि जहां पे ट्री का फुट है, मतलब ट्री पहले आता और जहां पे उसने टच किया वो 8 मीटर दे रखा है इसमें। और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको हाइट फाइंड करनी है ए बी, हमको ए बी फाइंड करना है। तो अब देखो हमको कैसे, हमको गिवन क्या क्या है, बी सी फाइंड क्या करना है, ए बी किसके इक्वल हो गया ये अपना 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, सॉरी हम, मतलब कि 30 डिग्री देखा, ये क्या है ए बी, बी सी बेस और ये अपॉन में एच पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर किसका होता है, अपनी कोट की वैल्यू होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपनी कोट की वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोट 30, ये 30 दे रखा तो ये कोट 30 के इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लो, कोट 30 की वैल्यू देखो, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 3 की वैल्यू होती है अपनी √3, तो देखो कोट 3 की वैल्यू हो जाएगी √3, बी सी की वैल्यू अपने को 8 दे रखी है और ए बी की हमको फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना बनेगा 8/√3 इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमें नीचे रूट है, तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो 8 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू में √3, तो देखो 8 इंटू √3 ये हो गया अपना 8√3 और √3 इंटू √3 ये हो गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 8 इंटू √3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू ए बी। ये अपनी ए बी की लेंथ आ गई 8/√3। तो देखो एक 3 ये है, 3 ये है, √3 ये है, हमको पता है √3 इंटू में √3 3 के इक्वल होता है, √3 अपॉन में, अगर इसके नीचे मैं एक √3 लिख दूं, कैंसिल आउट करूंगा तो ये एक √3 और बचा, तो 3 से ये कैंसिल हुआ, तो ये हमारा बचेगा 8√3 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन
टू प्ले इन ए पार्क, मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और मतलब कि कोई अपना कॉन्ट्रैक्टर है और वो किसी पार्क में स्लाइड्स लगाता है, किसके लिए, चिल्ड्रंस के प्लेइंग के लिए, चिल्ड्रंस के प्लेइंग के लिए। और फिर देखो आगे क्या आता है, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 साल के नीचे के बच्चों के लिए वो लगाता है। शी प्रेफर्स हैज टू स्लाइड एट द टॉप ऑफ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब कि हाइट दे रखी है उसकी 1.5 मीटर। ये अगर कोई स्लाइड है तो स्लाइड ऐसे हुई, ये इसका बेस हो गया, ये मैंने मान लिया बी ए सी 1.5। अब आगे देखो, एंड इंक्लाइंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30, मतलब इंक्लाइन करता है। इंक्लाइन का मतलब क्या है, एक होता है इंक्लाइन, एक होता है डिक्लाइन। डिक्लाइन तो होता है ऐसे नीचे जाना, डिक्लाइन होता तो यहाँ पे 30 बनता, इंक्लाइन हुआ है तो यहाँ पे 30 बनेगा, मतलब कि इंक्लाइन है एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया अपना 30 डिग्री। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए लैडर ऑफ 3 मीटर हाइट, फिर इसने एक और वो की, एक लैडर और लगा दी इसी में 3 मीटर हाइट की, ये इसने 3 मीटर हाइट की एक लैडर और लगा दी 3 मीटर हाइट, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 टू द ग्राउंड, ये हो गया इंक्लाइंड टू द ग्राउंड। ग्राउंड देखो, इसमें ग्राउंड हम क्या लेंगे, इसमें कहा है इंक्लाइंड टू द ग्राउंड, इंक्लाइंड टू द ग्राउंड, मतलब कि अगर ये ऐसे मैं लाइन खींचूं, मतलब इंक्लाइंड टू द ग्राउंड, ये कंप्लीट ग्राउंड है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूं मतलब ये इंटरेक्ट हो रही है, मतलब कि इसने कोई सेकंड लेडर नहीं ली है, इसी में इसको एक्सपेंड किया है, मतलब कि 1.5 मीटर, तो ये हो गया ए पॉइंट, ये रहा, और इसको इसने थोड़ा और एक्सपेंड किया है, मतलब कि इसने कोई नई लेडर नहीं ली, इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, जो कि इतनी जाके ये कंप्लीट 3 मीटर हो गई, ये कंप्लीट 3 मीटर है, और ये है 1.5 मीटर, तो ये हो गई अपनी 1.5 मीटर ही, ये ऊपर की हो गई, और ये ग्राउंड को टच करती है ऐसे, ये इसने स्लाइड को ग्राउंड को टच किया, ये बनाती है 60 का एंगल, ये होता है अपना 60 डिग्री एंगल। हमको इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, हमको लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है, हमको ये फाइंड करनी है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है दोनों केसों की। तो देखिए पहले मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले एक ट्राइंगल लेता हूं ए बी सी, इसमें देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है ए बी, और फाइंड क्या करना है मेरे को ए सी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 30 डिग्री, मतलब कि पी अपॉन में एच किसके इक्वल होता है, पी अपॉन में एच होता है अपना साइन डिग्री के इक्वल, पी अपॉन एच हो गया साइन डिग्री, मतलब कि ये हो गया साइन 30 के इक्वल। पी की वैल्यू है अपनी ए, पी की वैल्यू 1.5 मीटर, बेस है अपना ए सी का, ए सी इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 साइन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू ए सी, ए सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 मीटर, ए सी की वैल्यू ये तो हो गई अपने पास 3 मीटर। अब मेरे को फाइंड करना है, इसको मैं नेमिंग देता हूँ पी क्यू, पी और क्यू की लेंथ और मेरे को फाइंड करनी है, तो अब देखो, तो मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल पी बी क्यू, मैं ये कंप्लीट ट्राइंगल लूंगा पी बी क्यू, ये कंप्लीट ट्राइंगल लिया मैंने, तो इसमें देखो मेरे पास क्या क्या गिवन है, मतलब कि 1.5 ये 1.5 ये, मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास 3, मतलब कि पी बी अपॉन में फाइंड क्या करना है पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है अपना साइन की इक्वल, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री के इक्वल। तो देखो पी बी की वैल्यू है अपने पास 3, और पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है पी की होगी साइन 60, साइन 60 देखे क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है अपनी √3 अपॉन में 2, साइन 60 की वैल्यू होती है अपनी √3 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 6 इज इक्वल टू पी क्यू √3, √3 साइड आया तो ये हमारा बनेगा 6 अपॉन में √3 इज इक्वल टू पी क्यू। अब इसको रैशनलाइज करूंगा तो 6 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू में √3, तो ऊपर बन जाएगा 6 √3
और नीचे 3√3 ये हो गया हमारे 2 से कैंसिल, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 2√3। ये अपनी सेकंड केस की वैल्यू और ये अपनी फर्स्ट केस की वैल्यू। ठीक है, तो ये 6√3 अपने मल्टीप्लाई से ही आ गया था, फिर इसको रेशनलाइज किया, ऊपर भी ये √3 से, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, जब इसकी मल्टीप्लाई से हुई √3 से 3 बन गया, 3 से 6 2 पे कैंसिल, तो ये हमारा 2√3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अपने पास आया है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, अगर ये अपनी आई है और ये मैंने एक लाइन मानी, तो ये अपना एंगल ऑफ एलिवेशन हो, ये अपना एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो देखो इसमें कहता है एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये कोई ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ से ये कोई ग्राउंड पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट से किसी टावर को देखा गया, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टावर, मतलब कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बना टावर की तरफ, पॉइंट ग्राउंड पे था, तो ये एक टावर है, ये अपना टावर है ए बी, एक टावर है, और यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन देख डाला टावर पे, तो ये डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, और ये कितने डिग्री का था, 30 डिग्री, ये था अपना 30 डिग्री का। तो अब देखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट फाइंड करनी है अपने को, और अपने को इसमें वैल्यू दे रखी है द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए विच इज 30 मीटर, मतलब कि ग्राउंड के पॉइंट से टावर के टॉप पे 30 मीटर की दूरी है। अब मेरे को फाइंड करना है इसकी हाइट। तो देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो हाइपोटेनियस है ए सी और है ए बी, इज इक्वल टू में 30 डिग्री। ए सी अपने पास है हाइपोटेनियस और ए बी है अपने पास परपेंडिकुलर। एच अपॉन में पी, देखो एच अपॉन में पी होता है कोसेक के, कोसेक एच अपॉन में पी, एच बाय में पी कोसेक इक्वल कोसेक 30, कोसेक 30 डिग्री। ए सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ 30 अपॉन में ए बी की वैल्यू इज इक्वल टू में कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू होती है, देखो कोसेक 30 की वैल्यू अपने पास होगी, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगी अपनी ए बी की लेंथ, मतलब की हाइट होगी अपनी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो देखो इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है, इस क्वेश्चन में कनेक्शन है, हमको क्या दे रखा है, एक पॉइंट ग्राउंड पे, ये पॉइंट था ग्राउंड से फुट में, मतलब कि बिल्डिंग पे फुट पे जाना था, मतलब कि मेरे को ये लेंथ नहीं थी 30, अपनी थी ये वाली लेंथ 30 डिग्री। तो अब देखो ये भी बिल्कुल इजी है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इस तरफ सोल्व। देखो इसमें क्या हुआ, अपने पास बेस है और फाइंड क्या करनी है, परपेंडिकुलर, और ये किसके इक्वल है, कोसेक 30 का, ये तो मैंने कंप्लीट लिख दिया था, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस था, यहाँ पे अब बेस लिखना है। तो अपना बेस अपॉन में परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, वो होता है कोट पे, कोट 30 के इक्वल, मतलब ये कोट 30 के इक्वल, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है अपना कोट 30। तो देखो कोट 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3, तो लिख दूंगा बेस कितना है अपने पास 30 अपॉन में पी इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा अपना, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 30 अपॉन में √3 इज इक्वल टू में पी, रैशनलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन में 3, मतलब कि कैंसिल 10, तो ये हो गया अपना 10√3, क्वेश्चन का आंसर आएगा 10√3। ठीक है, देखो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, 30 अपॉन √3, इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर बनेगा 10 30 √3 और नीचे √3 इंटू √3, ये अपना 3 बन गया, तो 3 से 10 पे कैंसिल, तो 10√3 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमने को ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर ये मैंने कोई ग्राउंड माना, ये ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ से ये काइट यहाँ पे उड़ रही है, इसकी हाइट हो गई 60 मीटर, ग्राउंड से यहाँ की हाइट है अपनी 60 मीटर, इतना बुक में आगे देखो 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. मतलब ये काइट यहाँ पे उड़ रही है,
ऐसा तो नहीं है कि काइट कभी बिल्कुल परपेंडिकुलर ही हवा में जाएगी। तो उसकी स्ट्रिंग मतलब कि उसकी तार मतलब कि उसकी रस्सी कहाँ से आ रही है, उसके ग्राउंड की पॉइंट से आ रही है यहाँ से। ये अपना एक ट्रायंगल बन गया, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ ग्राउंड से उसकी उसकी एक पॉइंट ऑफ ग्राउंड से उसकी रस्सी आ रही है, मतलब कि रस्सी को कहते तो है मांझा। मांझा मान लीजिए कि रील रील खत्म हो गई, ऐसे कहते हैं हम कि उसे बांध रखी थी, वो खत्म हो गई, तो वो यहाँ से आ रही है, एक ग्राउंड के पॉइंट से आ रही है। तो उसमें देखो फाइट इज टेम्परेली पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इज विद द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है। और इसके इंक्लाइन कितनी स्ट्रिंग की वैल्यू, इसके इंक्लाइन स्ट्रिंग की वैल्यू दे रखी है अपनी 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब कि इंक्लाइनेशन क्या होता है, किसी किसी भी अपने एंगल के साथ चलना, वो होता है इंक्लाइनेशन। और डिक्लाइनेशन होता है ये, डिक्लाइनेशन ये एंगल हो जाता। नेम कर देता हूँ ए बी सी। हमको इसमें फाइंड क्या करना है, हम हमको इसमें फाइंड करना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब कि मेरे को हाइपोटेनियस फाउंड करनी है, वो भी बिना स्लैग के, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरे को ये फाइंड करनी है। तो देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 60। ए बी, ए बी किसके इक्वल है, ए बी अपनी परपेंडिकुलर हो गया, ए से अपना हाइट है ये, ए से मेरे को फाइंड करना है और ए बी मेरे को गिवन है। तो ये है अपने पास परपेंडिकुलर में अपन हाइपोटेनियस, पी अपॉन में एच किसके इक्वल होता है, साइन के, मतलब ये साइन 60। तो ए बी की वैल्यू है 60, ए सी फाइंड करना है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू में 2 अपॉन में √3। इसको मैं लिख सकता हूँ 120 अपॉन में √3। जब इसको रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से, तो ये ऊपर बन गया 120 √3 और नीचे 3, 3 से 120 कैंसिल 40, तो ये आ गया अपना 40√3। इसमें रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जब आपको क्वेश्चन थोड़े फास्ट होंगे, ठीक है। देखो 120 इंटू में √3, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से, तो नीचे बन गया 3 और ऊपर इनको 120 √3, तो 3 से 120 40 पे कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 40√3। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 कहता है ए 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अपने को एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग दे रखी है, ये मैंने मान ली एक बिल्डिंग 30 मीटर, ये अपने पास एक बिल्डिंग है टॉल बिल्डिंग जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये अपनी एक परपेंडिकुलर 30 मीटर की एक टॉल बिल्डिंग है। उसमें कहता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अगर मान लो ये 30 डिग्री है और यहाँ पे बॉय है, वो बॉय ये इधर है, इसकी हाइट होगी, ये बॉय है, इसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, ये हो गई 1.2 मीटर। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा 1.2 मीटर, ठीक है, मतलब कि इसकी आंखें यहाँ पे है, तब ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा, तो ये अपनी नॉर्मल हो गई। यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब कि पहले तो इसका यहाँ पे 30 डिग्री था, वो था 30 डिग्री, फिर ये कुछ डिस्टेंस आगे चला, मतलब कि ये यहाँ पे था तो ये कुछ डिस्टेंस आगे आया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना अपना 60 डिग्री। देखो मैं आपको डायग्राम फिर से बना के समझाता हूँ। एक अपने पास एक टॉल बिल्डिंग है, ये अपने पास टॉल बिल्डिंग हो गई, ये टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर की। एक 1.2 मीटर लॉन्ग एक लड़का है जो कि इस बिल्डिंग को देख रहा है, मतलब कि यहाँ से वो, इसकी आंखें यहाँ है तो यहाँ से वो यहाँ पे देखेगा, तो ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन तो दे रखा है उसमें 30 डिग्री, देखो एक तो एंगल है ये एंगल 30 और एक एंगल ये 60, मतलब कि इसमें से ये बताओ इंक्रीज कौन सा हुआ है, मतलब कि ये होगा अपना 30 डिग्री, क्योंकि 30 अब यहाँ पे आता है 60, यहाँ पे आएगा, फिर 90 इधर आएगा, ठीक है ऐसे। तो एक 30 फिर वो कुछ डिस्टेंस आगे चलता है, मतलब कि
चलते चलते उसको दिखता है कि 60 हो गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60। अगर वो यहाँ इस पॉइंट पे आया तो यहाँ से देखा तो उसमें 60 एंगल हुआ। तो नेमिंग देता हूँ ए बी सी। ये 1.2 मीटर, इसका कोई काम नहीं है, बस इसमें से अपनी को 30 में से 1.2 मीटर माइनस कर देंगे, मतलब कि 30 में से 1.2 गया जाएंगे तो ये बनेगा 28.8 मीटर इसकी लेंथ आ गई, और ये नीचे बच गया 1.2 मीटर। तो ठीक है, और इसमें मेरे को अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये ए बी सी, और या फिर ये मैं डी। मेरे को फाइंड क्या करना है, सी डी फाइंड करना है मेरे को, सी डी। तो देखो सी डी मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कंप्लीट बीसी की लेंथ मैं एक बार फाइंड कर लूँ, कंप्लीट बीसी की लेंथ फाइंड कर लूँ, और फिर उसमें से मैं ये डीबी की लेंथ माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, डीसी आएगा। तो अपन इसी तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बीडी को। तो बीडी फाइंड करना है तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल लिया, ए बी की वैल्यू ए बी अपॉन में बी डी किसके इक्वल है अपने 60 डिग्री। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी डी बेस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है अपना टेन थीटा, मतलब कि टेन 60, ये है अपना टेन 60 के इक्वल। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 28.8, 28.8, और इसके अपन में बी डी हमको फाइंड करना है। तो और फाइंड करना है मेरे को 1060। तो 1060 की वैल्यू देखो, 1060 की वैल्यू क्या होगी, 1060 की वैल्यू होती है √3, 1060 की वैल्यू होगी √3। तो अब देखो आगे आगे क्या होगा, तो 28.8 इज इक्वल टू √3 इसको, तो ये हो जाएगा 28.8 अपॉन में √3 इज इक्वल टू बी डी। इसको रेशनलाइज करूंगा जब मैं, अब इसको रेशनलाइज करते हैं 28, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी √3 को √3 से, तो ये अपना बन जाएगा 28.8 √3 अपॉन में 3। तो अब देखो अब आगे क्या होगा, 3 से 2 28.8, तो 3 3 9 27, 1 पॉइंट में फिर 1 6 9.6, मतलब कि 9.6 √3, 9.6 √3 वैल्यू आ गई अपनी बी डी की, 9.6 √3 अपनी बी डी की वैल्यू आई है। तो अब देखो अब मैं फाइंड करता हूँ कंप्लीट बीसी की वैल्यू, इस तरह फाइंड करता हूँ कंप्लीट बीसी की वैल्यू। कंप्लीट बीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी फाइंड करना, मेरे पास ए बी की वैल्यू है और बी सी फाइंड करना है, और ये किसके इक्वल है, ये एंगल है अपना 30, 30 मतलब कि 1030। ए बी की वैल्यू 28.8, 28.8 अपॉन में बी सी 1030, 1030 की वैल्यू होती है अपने पास 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। जब इसको वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 28.8 √3 इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि मेरे पास कंप्लीट बीसी की वैल्यू आ गई और बी डी की भी वैल्यू है, बीसी और बी डी की वैल्यू है। तो देखो मैं लिख सकता हूँ सी डी प्लस में बी डी इज इक्वल टू बी सी। तो मेरे पास बी सी की वैल्यू है और बीसी की वैल्यू है और बी डी की, मतलब कि सी बी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 28.8 √3 माइनस में 9.6 √3। जब इसको माइनस करूंगा, √3 कॉन्स्टेंट है, √3 और √3 कॉन्स्टेंट है, मतलब कि ये माइनस नहीं होंगे, माइनस होंगे क्योंकि सेम वैल्यू है रूट में। तो देखो 28.8 में से 9.6 गया, तो 8 में 6 गए 2, और फिर 28 में से 9 गए, 28 में से 9 गए, ये बन गया 19.2 √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये अपना 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 19 √3। इसमें 2 नहीं लिया है, मतलब कि 2 को हम हटा भी सकते हैं। देखो इसने 2 को कैसे हटाया, क्योंकि इसने इसका एस्टिमेट कर दिया, इसको 10 से इसने एस्टिमेट किया, एस्टिमेट हुआ तो ये 19 √3 बन गया। अगर आप ये आंसर लिखते हो एग्जाम में तो भी ये सही है। अब अगले क्वेश्चन, अपने पास अगले क्वेश्चन बचते हैं 7।
तो अगले नहीं नहीं अपने पास अगले 9 क्वेश्चन बचते हैं, वे मैं करूँगा अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक यू।